एक सुंदर से जंगल में चिड़िया, कौवा, कबूतर, चील, तोता सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। वो सभी पक्षी एक दूसरे से बातें कर बहुत खुशी से रहा करते थे। हर रोज मिलके भोजन ढूंढते ढूंढते शाम के वक्त चील के घोंसले के पास आके चील के पास आए रेडियो सुनने, गाने और समाचार सुनकर अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। उस दिन भी अंधेरा हो रहा था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता धरती के अंदर जा रहा था। कौवा और चिड़िया अपने अपने घोंसलों में जाने के लिए अपने पैरों में फल पकड़े अपने घोंसले में जा रहे थे। अब मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ फल ढूंढने नहीं आऊँगा। तुमने तो कहा था कि फलों का दर बहुत करीब है। मैं तो बस एक फल खाकर और एक फल अपने पैरों में पकड़कर लेके जा रही हूँ। कौवा ऐसे गुस्से में बोलती है, ये क्या बात कर रही हो कौवे? मुझे तुम्हारी यही बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुमने ही तो मुझे कहा था कि फल दिखाई दे तो मुझे बताना। अब मैंने तुम्हें बताया है और तो तुम्हारे साथ मैं भी तो आई हूँ ना। अगर समाचार खत्म होने से तेरी पिटाई मेरे हाथों से कायम है। ऐसे कह के कौवा और जोर से आगे जाने लग जाता है। चिड़िया ऐसे ही खामोश होकर चुपचाप उड़ने लग जाती है। इस तरह दोनों उड़ते जाते समय वहाँ चील के घोंसले में कबूतर और तोता और चील तीनों मिलकर रेडियो पे फिल्मी गाने सुन रहे थे। तब कौवा और चिड़िया चील के घोंसले में आते हैं। गाने शुरू हुए कितनी देर हो गई? कालू कौवे, बस थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है। चील के घोंसले में सभी पक्षी मिलकर गाने सुनने लग जाते हैं। अचानक गाना बीच में बंद हो जाता है। अभी अभी मिला समाचार। अचानक से बंगाल पार में अलपीरी आने से बहुत जोर से हवाएं आने का संकेत है। हर एक को अलर्ट रहना है। घर में रहकर सुरक्षित रहिए। आप सबके लिए फिर से फिल्मी कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे कहने के बाद फिर से गाने आने लग जाते हैं। बाहर बरसते बादल और बिजलियां कड़क रही थी। बहुत जोरों की हवाएं चल रही थी। पेड़ बहुत जोरों से हिल रहा था, जिसकी वजह से सभी पक्षी हिल रहे थे। रेडियो नीचे गिरने की वजह से रुक जाता है। चील बाहर आके देखती है। एकदम से सारा मौसम बदल जाता है। गरजते बादल और बिजलियों से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। चील घोंसले के अंदर आती है। दोस्तों, जैसा हमने रेडियो में सुना वो बिल्कुल ठीक है। आप सभी दोस्तों अपने अपने घोंसलों में जाकर सही से रहो। डरो मत, बाहर भयानक बारिश आने वाली है। बार बार खिड़कियों से बाढ़ के पानी पे ध्यान रखो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं तुम्हारे साथ रहूंगी दोस्त। मुझे घर जाने का मत बोलो। जाओ, हिम्मत से रहो। ऐसा कहकर सभी पक्षियों को भेज देती है चील। सभी पक्षी डरते डरते अपने घोंसलों में चले जाते हैं। सभी पक्षी अपने घोंसलों में मोमबत्ती जलाकर खिड़की के बाहर देखने लग जाते हैं। बाहर बिजलियों से और तेज तेज बारिश होना शुरू होता है। जोर से हवाएं आने लगती हैं। पेड़ सभी हिल रहे थे। घोंसलों में सभी पक्षी डर डर के अपने हाथों में अपनी प्राण लेके घोंसले से बाहर देख रहे थे। अरे ये कैसे बारिश है? अचानक से सुनामी आने से किसी की प्राण नहीं बचेगी। जाने वाला प्राण एकदम चला जाएगा। और ये अचानक बारिश की मुसीबत क्या है? ऐसे सोचते समय ही बाढ़ का पानी बढ़ने लग जाता है। पेड़ सभी डूबने लग जाते हैं। कौवा बहुत डर जाती है। बाप रे, ये बाढ़ का पानी तो मेरे घोंसलों को डुबा देगा। बराबर चिड़िया के घर चली जाती हूँ। ऐसा सोच के कौवा बाहर आके बारिश में भीग के चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। कौवा चिड़िया के घोंसले के पास आती है। चिड़िया बहन,
चिड़िया बहन दरवाज़ा खोलो ना, बारिश के पानी की वजह से मेरा घोंसला डूब रहा है। इतना कहकर कौवा कांपने लग जाता है। चिड़िया आकर दरवाज़ा खोलती है। बस इतना ही हुआ होता है कि बाढ़ का पानी चिड़िया के घर पे भी आ जाता है। चिड़िया और कौवा दोनों उड़ के दरख्त पे बैठ जाते हैं। बारिश में भीग रहे होते हैं। अरे चिड़िया, तुम्हारा भी घोंसला डूब गया है। हमें चील के पास चलना चाहिए, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ कौवे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यही सोचकर कौवा और चिड़िया चील के घोंसले के पास आते हैं। चील अपने घोंसले में कबूतर को मार के उसे पका के खा रही थी। बेचारी कबूतर, उसे मेरे बुरे स्वभाव के बारे में तो पता ही नहीं था और मेरे घोंसले में रह गई। यहाँ रहकर अपने प्राणों को बचाना चाहती थी। और अब देखो मेरी भूख मिटा रही है। गरम गबल ये कबूतर खाने से। ओहो! चील ये सब सोच ही रही थी। बाढ़ का पानी और बढ़ने लग जाता है। हवाएं चल रही थी। चील के घोंसले, कौवा, चिड़िया और तोता तीनों चील के घोंसले के पास आते हैं। तीनों पक्षी मिलकर चील को बुला रहे होते हैं, पर चील तो सुन नहीं रही थी। वो अंदर कबूतर का मांस खा रही थी। उधर तोता, चिड़िया और कौवा एक बड़े से पत्थर पे बैठ जाते हैं और एक पत्ते को बारिश से बचने के लिए ऊपर रख लेते हैं। दूसरी तरफ पेट भर खा के जैसे ही चील अपने घोंसले का दरवाज़ा खोलती है, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। बाढ़ का पानी बढ़ जाता है। चील उस बाढ़ के पानी में डूबकर ऊपर नीचे होने लग जाती है। कौवा, चिड़िया, तोता, कोई तो मुझे बचाओ, मैं बाढ़ के पानी में डूब रही हूँ। ऐसे कहते कहते चील डूब जाती है। उधर चील की आवाज़ सुन के कौवा, तोता, चिड़िया चील को बचाने का सोचते हैं, मगर गरजते बादलों और बिजली की आवाज़ से डर जाते हैं। चील बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाती है। मरने के बाद ऊपर बाढ़ के पानी में तैरने लग जाती है। उधर कौवा, तोता और चिड़िया बहुत दुखी होते हैं और वो तीनों पत्ते के नीचे सर छुपाकर अपने प्राण बचाते हैं। जंगल में नए साल की आमद थी। सभी पक्षी नए साल की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी जंगल में एक चिड़िया रानी भी रहती है। चिड़िया रानी तमाम पक्षियों से ज़्यादा अमीर थी। वो हर साल अपने घर के आगे एक बहुत बड़ी पार्टी रखती। नए साल के आने की खुशी में वो सभी तमाम पक्षियों को उस पार्टी में बुलाती थी। इस साल भी वो नए साल की तैयारियों में लगी हुई थी। एक दिन वो बाजार से कुछ चीज़ें लेने जा रही थी। उसकी मुलाकात दूसरी चिड़िया से होती है। अरे चिड़िया रानी, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? खैर तो है ना? हाँ बहन, मैं ना नए साल की पार्टी के लिए बहुत मसरूफ़ हूँ। उसके लिए ही कुछ सामान लेने मार्केट जा रही हूँ। अच्छा चिड़िया रानी, हम तो समझे इस बार तुम पार्टी नहीं करोगी नए साल की, क्योंकि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। इसलिए हम समझे कि तुम इस बार शायद पार्टी का इंतज़ाम ना करो। अरे नहीं नहीं बहन, मैं इस साल भी पार्टी करूँगी। तुम ना सभी जंगल के पक्षियों को बता देना कि नए साल पे मेरे घर के पास आ जाएं। हम सभी पक्षी मिलके वहीं पर पार्टी करेंगे। ठीक है चिड़िया रानी, तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात सभी पक्षियों को बता दूंगी। फिर चिड़िया रानी वहाँ से उड़ जाती है। दूसरी चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर पार्टी के बारे में बताती है। पार्टी का सुनकर सभी पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाते हैं। तभी मिट्ठू तोता बोलता है, अरे ये तो अच्छी बात है, कम से कम हम सभी पक्षियों को अच्छा खाने को तो मिलेगा नए साल में।
और साल में एक ही बार तो अच्छे खाने को मिलता है। हाँ तोते मियाँ, अब सब लोग नए साल की पार्टी में जाने के लिए तैयारियां कर लो। सभी पक्षी नए साल की तैयारियों के लिए मसरूफ हो जाते हैं। नए साल की रात को सभी पक्षी चिड़िया रानी के घर के पास आके खड़े हो जाते हैं। चिड़िया रानी का घर बहुत सुंदर सजा हुआ था। सभी पक्षी देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं वे कालू कौवा अपने दोनों बच्चों के साथ आया हुआ था। तभी वो अपने बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, वो देखो, चिड़िया रानी के बच्चे बैठे हुए हैं। तुम दोनों भी उनके साथ जाकर खेलो। इतना कहते ही वे दोनों बच्चे उड़कर चिड़िया के बच्चों के पास चले जाते हैं। तमाम पक्षी एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ थे। चिड़िया रानी भी बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर उल्लू आ जाता है और वो बोलता है, चिड़िया रानी, यहाँ तुम बातों में लगी हुई हो। वहाँ तुम्हारे बच्चे कालू कौवों के बच्चों के साथ लड़ रहे हैं। हाय उल्लू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, भले तुम खुद जाकर देख लो। सभी पक्षी चिड़िया रानी के साथ चले जाते हैं। जब चिड़िया रानी और सभी पक्षी वहां पहुंचते हैं तो चिड़िया रानी के बच्चे और कालू कौवे के बच्चे आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। चिड़िया रानी और कालू कौवा अपने अपने बच्चों को अलग अलग करते हैं। चिड़िया रानी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कालू कौवे से कहती है, अरे कालू कौवे, तुम्हारे बच्चों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पे आकर मेरे बच्चों से लड़ेंगे। तभी कालू कौवा उदास होकर बोलता है, अरे चिड़िया रानी, मुझे क्या पता था। मैंने तो इन दोनों को खेलने के लिए भेजा था। मैंने सोचा था दोनों बच्चे आपस में मिलकर खेलेंगे। मुझे क्या पता था कि ये दोनों मिलकर लड़ेंगे। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि ये लोग लड़ेंगे तो मैं कभी तुम्हारे बच्चों के पास खेलने के लिए नहीं भेजता। तभी चिड़िया रानी गुस्से में बोलती है, कालू कौवे, तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ से चले जाओ। सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर चील बोलती है, अरे चिड़िया रानी, ये अपने बच्चों को यहाँ से लेकर कैसा चला जाए? अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया है। मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती, बस ये अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाए। सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग मिट्ठू तोता वहाँ पर आता है और बोलता है, अरे चिड़िया रानी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर हुए आए मेहमानों को ऐसे निकालना नहीं चाहिए। आज रात से नया साल शुरू होने वाला है। अगर आज तुम लोग लड़ पड़ोगे तो नया साल कैसा गुजरेगा? बच्चे तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, तो क्या तुम लोग भी बच्चों की तरह आपस में लड़ोगे? तभी कालू कौवा उदास होकर बोलता है, अरे नहीं मिट्ठू मियाँ, कोई बात नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आ जाओ मेरे बच्चों, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी चिड़िया रानी पे बूढ़े मिट्ठू तोते की बातों का असर होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बोलती है, अरे कौवे मियाँ, रुक जाओ, नाराज मत हो। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बूढ़े मिट्ठू मियाँ ने बिल्कुल ठीक कहा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हमें भी क्या बच्चों की तरह लड़ना चाहिए। अरे रानी चिड़िया, ऐसा मत बोलो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। शुक्रिया कालू कौवे। अच्छा चलो सभी पक्षियाँ आ जाओ, खाने का वक्त हो गया है, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सभी पक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मज़े मज़े के खानों से अपना पेट भरते हैं। दूर किसी जंगल में
कालू कौवे का परिवार रहता था। कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ही ज़्यादा शातिर थे। रानी, आज तो मीठा मीठा हलवा खाने का दिल चाह रहा है। तुम आज भोजन में गाजर का हलवा बना लो। हाँ मम्मा, पापा भी ठीक कह रहे हैं। मेरा भी गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, मेरा तो यही काम है। मैं रोजाना लोगों की फरमाइशें पूरी करती रहूं और मेरी फरमाइशें कोई भी पूरी न करे। अरे क्या हुआ रानी, आखिर ऐसी कौन सी फरमाइश है तुम्हारी जो मैंने पूरी नहीं की? कालू जी, मैं अपने मायके से कितने सारे सोने के गहने लाई थी, पर आपने मेरे सारे सोने के जेवर बेचकर ये घर ले लिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। रानी, उस समय हमें पैसों की ज़रूरत थी और गहने तो मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं। और मैंने तुमसे कहा तो था, जब मेरा काम चलने लगेगा तो मैं तुम्हें सारे सोने के गहने दोबारा से दिला दूंगा। बस कालू जी, मुझे नहीं पता, आप मुझे मेरे सोने के गहने वापसी ला कर दें ताकि मैं उसे पहन के पूरे जंगल में घूम सकूं। नहीं नहीं रानी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें महंगे महंगे सोने के सेट दिला सकूं। तुम कुछ समय और रुको। बस कालू जी, मुझे नहीं पता, मुझे एक सोने का हार ला के दे, नहीं तो मैं आपकी शिकायत अपने मायके में कर दूंगी अपने भाई से। और फिर आप मेरे भाई को जानते तो है ना कि मेरा भाई आपको उठा उठा के पटकेगा। नहीं नहीं रानी, तुम्हारे भाई से तो मैं 2 बार पिट चुका हूँ। मैं तुम्हें कहीं से भी सोने का हार लाकर दे दूंगा। बस तुम ये बात अपने भाई को नहीं बताना। ठीक है, जाओ फिर जल्दी और मेरे लिए सोने का हार लेकर आओ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे कालू कौवे, खैरियत? क्या बात है मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ कहने चाहिए? बबलू कौवे, तुम्हें पता है ना, मेरे हालात अभी कुछ अच्छे नहीं हैं। और तो और मेरी रानी कौवे मुझसे जिद कर रही है कि उसे एक बढ़िया सा सोने का हार चाहिए। अब तुम ही बताओ ना, मैं इतनी गरीबी में उसे सोने का हार कहाँ से लाके दूंगा? कालू कौवे, ये पत्नियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए मैंने अभी तक शादी ही नहीं की है। सारे परेशानियों से आज़ाद हूँ मैं। हाँ बबलू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैं इतना महंगा सोने का हार कैसे खरीदूंगा? कालू कौवे, जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसे ही करो। मेरे पास असली सोने के हार के साथ साथ नकली सोने के भी हार होते हैं। तुम रानी कौवी को नकली सोने का हार ले जाकर दे दो, उसको कौन सा पता चलेगा कि ये असली है या नकली। अरे वाह बबलू कौवे, क्या उपाय निकाला है। बस अब तुम जल्दी से मुझे एक नकली सोने का हार दे दो। फिर बबलू कौवा कालू कौवे को एक नकली सोने का हार दे देता है। अरे वाह बबलू कौवे, ये तो बिल्कुल सोने का हार लग रहा है। अब मैं चलता हूँ। रानी कौवे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी ये देखकर। तो ये कहकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर कालू कौवा खुशी खुशी रानी कौवी के पास आता है और रानी कौवी को वह सोने का हार दिखाता है। बस रानी, अब तुम मुझसे नाराज नहीं होना, क्योंकि मैंने अपना वादा जो पूरा कर दिया है। हाँ कालू जी, आप बहुत अच्छे हैं और ये हार भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी और आपकी शिकायत अपने भाई से कभी भी नहीं करूँगी। ये सारी पत्नियां एक जैसी ही होती हैं, सोने का हार देखकर खुशम खुश हो जाती हैं और सारी पुरानी बातें भूल जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है। रानी कौवी नकली सोने का हार पहनकर अपने दोस्तों के पास आती है। अरे पक्षियों, ये देखो, कल ही कालू जी ने इतना महंगा सोने का हार दिलाया है। देखो देखो, तुम सबके पास है। अरे रानी कौवी, ये तो बहुत सुंदर है और ये तो काफ़ी महंगा भी लग रहा है। मतलब रानी कौवी, कालू कौवी ने अपना वादा पूरा कर ही दिया और तुम्हें सोने का एक बढ़िया सा हार दिला ही दिया। हाँ कोयल बहन,
मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। अब ये सोने का हार मैं अपने गले में हमेशा पहनी रहूँगी, कभी भी नहीं उतारूँगी। मीनू चिड़िया रानी कव्वी का सोने का हार गौर से देखती है और कहती है, रानी कव्वी, ये जो तुम्हारे और मेरे गले में हार है, ये तो एकदम एक जैसा है और तुम्हें पता है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसका मतलब मीनू चिड़िया, कालू जी ने मेरे लिए बहुत ही महंगा सोने का हार लिया है। हाय कालू जी कितने अच्छे हैं। वो सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि मीनू चिड़िया की तरह तुम्हारा हार क्यों नहीं चमक रहा रानी कव्वी? कहीं गहने बेचने वाले ने कालू जी को नकली सोने का हार तो नहीं दे दिया ना? बुलबुल की बात सुनकर रानी कव्वी काफ़ी परेशान हो जाती है और वे वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आज आपने मेरी बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती करवाई है। मेरा और मीनू चिड़िया का हार एक जैसा ही था, पर उसका हार चमक रहा था बहुत ज़्यादा और मेरा नहीं। चले आप मेरे साथ, जहाँ से आपने ये सोने का हार लिया है उसे जाके दिखाते हैं। रानी कव्वी की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अरे रानी, तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो। तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मैं फिर भी तुम्हें बबलू सुनार के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हम बबलू सुनार के पास नहीं, जग्गू सुनार के पास जाएंगे। अरे ये रानी कव्वी क्या कह रही है? अगर ये जग्गू सुनार के पास गई तो वो तो सब बता देगा कि ये हार नकली है। ओह रानी, मेरे पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। अरे रे मेरा पेट। अच्छा कालू जी, आप आराम कीजिए, हम कल चलेंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। अरे यार, क्या करूँ मैं? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल मैं पकड़ा जाऊँगा। मुझे कुछ ना कुछ तो